Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग सिगमंड फ्रायड का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा। दोस्तों पार्ट 1 में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है और हम आ गए हैं यहाँ पे। हम लोग अब फ्रायड का अभिप्रेरणा का सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, फ्रायड का अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है उसको फ्रायड ने 2 भागों में विभाजित करके समझाया है। इन्होंने कहा, एक को कहा कि जब हम मोटिवेट होते हैं तो हमारे अंदर जीवन इच्छा आती है, और जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो हमारे अंदर मृत्यु मूल इच्छा आती है। और इन्होंने जीवन इच्छा को अपने भाषा में इरोस कहा, यानी रोष में आके हम लोग जीवन जीना पसंद करते हैं। और मृत्यु मूल इच्छा को इन्होंने अपने भाषा में थानाटोस कहा। अब दोस्तों इन्होंने इन दोनों को इस प्रकार समझाया कि जैसे मान लीजिए आपके जीवन में आप लगातार अभिप्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, यानी हर चीज़ सही हो रहा है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस टॉप पे चला जा रहा है, अच्छा चलने लग रहा है। आप कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आपकी खेती बहुत अच्छी हो रही, बहुत ही बेहतरीन फसल उग रहा है। आप परिवार चला रहे हैं, आप परिवार का नेतृत्व लीडरशिप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप ट्यूशन कर रहे हैं, आप कोचिंग चला रहे हैं, आप स्कूल चला रहे हैं, आप कोई दुकान चला रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से चल रही हैं, यानी कि आप हर चीज़ में आपको मिल रही है सफलता। जब हर चीज़ में आपको मिलती है सफलता तो आपके अंदर इच्छा होती है जीवन जीने की। तो जीवन इच्छा जब होगी तो उसी को इन्होंने इरोस कहा। और जीवन इच्छा किसी व्यक्ति में तब होगी जब वह हर क्षेत्र में सफल हो रहा हो। इसी का जस्ट अपोजिट है कि एक व्यक्ति है जो हर चीज़ में असफल हो रहा है। हर चीज़ में, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, खेती कर रहा है, परिवार को चलाने का प्रयास कर रहा है, शॉप को चला रहा है, कोई काम कर रहा है, असफल ही हो रहा है। बच्चे की शादी कर रहा है, असफल हो जा रहा है, गलत जगह हो जा रहा है। तो जब लगातार असफलता ही हाथ में मिलती है तो व्यक्ति के अंदर एक इच्छा जागृत होती है, जो होती है मृत्यु की, सुसाइड की। तब व्यक्ति सोचता है कि अरे मेरा मर जाना ही ठीक है। तो ऐसे अभिप्रेरणा को इन्होंने मृत्यु मूल इच्छा कहा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, एक लड़की को पसंद करता है और अपने पापा से आके कहा कि पापा जो है मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो पापा कह रहे हैं, अरे बेवकूफ़ कहीं कि तुम्हारा पढ़ने लिखने का समय है और तुम जो है शादी उदी करने के चक्कर में आ गए, प्यार मोहब्बत कर लिए। तो आप गुस्से में कह रहे हैं, पापा अगर आप शादी हमारी नहीं करेंगे तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं जीवन से ऊब चुका हूं, मेरा मरने का मन कर रहा है, मेरा फांसी लगाने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी इच्छा जब होती है तो उसी को आप मृत्यु मूल इच्छा कहते हैं। और जब जीवन जीने की इच्छा होती है तो उसी को आप जीवन इच्छा या इरोस कहते हैं। तो ये फ्रायड के द्वारा 2 अभिप्रेरणा के सिद्धांत समझाए गए। कुल मिला जुला के जब आपकी सोच सकारात्मक होती है, सकारात्मक शक्ति आपके अंदर होती है, तो आपके अंदर आती है जीवन जीने की इच्छा। और जब नकारात्मक सोच या नकारात्मक शक्तियाँ आपके अंदर आ जाती हैं तब आपके अंदर आती है मृत्यु मूल इच्छा। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, तो अगला है इलेक्ट्रा ग्रंथि एवं ओडिपस ग्रंथि। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रा ग्रंथि एवं ओडिपस ग्रंथि जो होता है, इसे आप सीधी भाषा में समलिंगी ईर्ष्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समलिंगी ईर्ष्या कह सकते हैं, जो कि शैशवावस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। फ्रायड ने इसको कहा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों में यह विशेषता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। सम माने समान, लिंग माने लिंग से ईर्ष्या करना, यानी मेल मेल से ईर्ष्या करेगा, फीमेल फीमेल से ईर्ष्या करेगी। तो देखिए दोस्तों, एक बच्चियों में पाया जाता है इलेक्ट्रा ग्रंथि और बच्चों में पाया जाता है ओडिपस ग्रंथि। तो बच्चियां जो होती हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण जो होता है, यह अपनी मम्मी से क्या करती हैं,
घृणा करती हैं, ईर्ष्या करती हैं। यानी कुल मिला जुला कर अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रा ग्रंथि में शिकार या प्रभावित होती है बच्ची शिशु। अब बच्ची शिशु अगर प्रभावित हो रही है तो अपने समान ही लिंग से यानी मातृ ईर्ष्या करेगी, यानी माता से ईर्ष्या करेगी और पिता से क्या करेगी, प्रेम करेगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि वह कहेगी जब भी मैं पापा का प्यार पाना चाहती हूँ बीच में मम्मी आकर डिस्टर्ब कर देती है, मम्मी एक बाधा है मेरे और पापा के बीच। तो इस तरीके से वह क्या करेगी, घृणा करेगी, ईर्ष्या करेगी। वही सेम हाल है ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि में शिकार या प्रभावित होता है बच्चा शिशु यानी मेल, और मेल जो होगा वो मेल यानी पिता से क्या करेगा, ईर्ष्या करेगा, क्योंकि वह बार बार माता के साथ रहना चाह रहा है। तो वहाँ पे कहेगा जब भी मैं मम्मी के साथ या मम्मी का प्यार पाना चाहती हूँ बीच में पापा आके हमको डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी पापा एक बाधा है मेरे और मम्मी के बीच में। तो दोस्तों यह कोई विकार नहीं है, यह कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक भ्रम है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने वाला गुण इसके अंदर नहीं आया है। तो यह जानबूझ के कहता है कि ऐसा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो समलिंगी ईर्ष्या जो होती है वह समाप्त हो जाती है, अर्थात कम उम्र की वजह से भ्रम रहता है। धीरे धीरे बड़ा होते ही वास्तविकता जान जाता है, तब जान जाता है कि माता पिता दोनों लोग मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों व्यक्तित्व की अवस्था, जिसे इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत कहा। देखिए मनोलैंगिक सिद्धांत जो है फ्रायड का वह व्यक्तित्व से संबंधित है, ठीक है। तो मनोलैंगिक सिद्धांत व्यक्तित्व की अवस्था, इन्होंने 5 अवस्था दिया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है फ्रायड ने व्यक्तित्व की कुल कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो 5 अवस्था दी हैं, ठीक है। इसमें जो चौथी अवस्था है इसे सुप्तावस्था या अव्यक्तावस्था भी कहते हैं, अव्यक्तावस्था भी कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे पहली अवस्था है मुखी अवस्था, दूसरी अवस्था है गुदी अवस्था, तीसरी अवस्था है लिंगी अवस्था, चौथी अवस्था है सुप्तावस्था और 5वीं अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुखी अवस्था। देखिए मुखी अवस्था जो बच्चे के व्यक्तित्व की है, इसमें जो काम वासना का केंद्र यानी लिबिडो होता है वह मुख होता है। इस समय बच्चा मुख के द्वारा माता का स्तनपान करना, हाथ और पैर के अंगूठा चूसना जैसी विचित्र मतलब जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। यह होता है जन्म से 1 वर्ष, ठीक है। दूसरा है गुदीय व्यवस्था। तो यहाँ पे काम वासना या लिबिडो का केंद्र जो होता है गुदा होता है, और 1 से 3 वर्ष के बालक जो होते हैं वह आते हैं गुदी अवस्था में। अगला होता है लिंगी अवस्था। तो लिंगी अवस्था में बच्चा जो है लिंगात्मक अंतर करता है 3 से 6 वर्ष में, यानी बच्चा जान जाता है कि मैं मेल हूँ, कौन फीमेल है, कौन क्या है, यानी लिंगात्मक अंतर बच्चा लिंगी अवस्था में करता है। अगला है सुप्तावस्था या अव्यक्तता अवस्था। तो सुप्तावस्था को ही प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है, और इस समय काम वासना बिल्कुल भी शांत होती है, और यह उम्र होती है 6 से 12 वर्ष। और आप जानते भी हैं कि 6 से 12 वर्ष को हम बाल्यावस्था कहते हैं, और बाल्यावस्था को ही हम सुप्तावस्था या प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। उसके बाद अगला है जननेंद्रिय अवस्था, ठीक। तो जननेंद्रिय अवस्था में जनन जो होता है वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और परिपक्व हो जाता है। तो इस समय विषम लिंगी प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, जो 12 से 18 वर्ष के बीच में है, या 12 से आगे जो है आप इसे डायरेक्ट अगर कहना चाह रहे हैं तो किशोरावस्था कह सकते हैं। देखिए दोस्तों इनकी कुछ पुस्तकें हैं। पुस्तकों में सबसे पहली पुस्तक है स्वप्नों की व्याख्या, जो कि आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में आ चुकी है कि स्वप्नों की व्याख्या जो है किताब को किसने लिखा है। दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह भी एक किताब है जो फ्रायड के द्वारा लिखी गई है। मनोविश्लेषणवाद एक मात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय है जिसका जन्म किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, यानी यह एक मनोविज्ञान का ऐसा टॉपिक है जो विद्यालय में इसका जन्म नहीं हुआ, इस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ, क्योंकि फ्रायड जो है कभी भी स्कूल गए ही नहीं थे। फ्रायड कभी भी विद्यालय में कदम नहीं रखे थे, इसीलिए इसका जो है जन्म जो है विश्वविद्यालय में नहीं हुआ। अगला है दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देना, विस्मृति कहलाती है। दुखद अनुभवों को
स्मृति से अलग कर देना विस्मृति कहलाती है। जैसे सीधी बात है, विस्मृति मतलब आप कह सकते हैं भूलना, ठीक है। तो फ्रायड ने ये नहीं कहा कि भूलना, जैसे आप कोई चीज़ याद किए, 2 का पहाड़ा याद किए, भूल गए, तो उसे भी आप विस्मृति कह सकते हैं। लेकिन फ्रायड ने विस्मृति कहा कि जो दुखद अनुभव है, जैसे मान लीजिए आपका परिवार है कि या किसी का परिवार है, उस परिवार में जो दुखद घटनाएं घटी हैं, जैसे कोई मान लीजिए मर गया है, कोई भाग गया है, कुछ ऐसी दुखद अनुभव हुई हैं, तो उन दुखद अनुभवों को भूल जाना ही क्या है, विस्मृति है। अपने स्मृति से अलग कर देना ही विस्मृति है। अगला है ऑफिस में डांट खाकर आने वाले व्यक्ति का बीवी को डांटना है। तो देखिए दोस्तों, ऑफिस में डांट खाकर आने वाला व्यक्ति अगर अपने बीवी को डांट रहा है, तो इसका मतलब वहाँ का संवेग जो है विस्थापित होके उसके कहाँ पे आ गया है, बीवी पे, यानी वहाँ का गुस्सा विस्थापित होके बीवी के ऊपर आ गया है। अगला दोस्तों है मार्गांतरीकरण। देखिए इनके कुछ शब्द भी हैं। इनका शब्द एक है मार्गांतरीकरण, यानी जैसे कोई व्यक्ति है प्रत्यक्ष रूप से समाज पर वह खतरा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो डेली, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है तो इसके बगल से कोई जा रहा है, उसे गाली दे रहा है, चाहे जितनी उम्र का हो, उसे मार दे रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो वह प्रत्यक्ष रूप से समाज पर क्या है, खतरा है, यानी इसकी आदत ही इसका अभिशाप बन गई है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है। तो उसी आदत को आप मार्गांतरी यानी मार्ग को बदल कर वरदान बना दीजिए, उसे मंत्री जी का बॉडीगार्ड बना दीजिए। उसका काम ही वही है कि उसको मार पीट झगड़ा झंझट ही करना है, उनकी सेवा करनी है, उनको बचाना है। अगला है शोधन। देखिए शोधन मतलब होता है शुद्धिकरण। देखिए कामुकता प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, सेक्सुअल प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, जब वह कवि या लेखक बन जाता है तो उसी को आप शुद्धिकरण कहते हैं। जैसे उसकी कामुकता अगर प्रत्यक्ष रूप से समाज पे रहती तो वह समाज के लिए क्या हो जाती है, खतरा हो जाता है। तो अपने कामुकता को वह अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों में क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है, कवि बन गया है, लेखक बन गया है, तो उसी को आप शुद्धिकरण या शोधन कहेंगे। अगला है विस्थापन। विस्थापन का मतलब है जैसे मान लीजिए टीचर जो है किसी बच्चे को खूब पीट दिया, तो जब वो बच्चा पीट कर घर पे आया तो अपने छोटे भाई या छोटी बहन को खूब पीट रहा है, तो जो यहाँ का गुस्सा है, यहाँ का संवेग जो है वह छोटी बहन पे क्या हो गया, विस्थापित हो गया है, तो उसी को हम विस्थापन कहते हैं। अगला है प्रतिक्रिया निर्माण। तो दोस्तों देखिए प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब ये है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं गलती किए और पकड़े गए। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वह गलती कर रहा है और पकड़ लिया गया सिगरेट पीते हुए, तो उल्टा बोलेगा पापा आपके दोस्त शर्मा जी का बेटा भी तो सिगरेट पीता है। मतलब जैसे पापा ने पकड़ लिया कि अरे साल तुम सिगरेट पी रहे हो, तो यह बच्चा ये नहीं कहेगा कि मतलब हाँ पापा सॉरी, बल्कि वह क्या करेगा, प्रतिक्रिया का निर्माण करेगा कि अरे पापा आपके जो दोस्त शर्मा जी हैं उनका बेटा भी तो सिगरेट पीता है, तो मैं पी लिया तो क्या दिक्कत है। तो इसी चीज़ को आप प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। अगला है दमन। दमन का मतलब होता है कि व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होना। जैसे आप देखते हैं, ऐसा माना नहीं है, लेकिन इकलौते जो बच्चे होते हैं 90% वो दमन का शिकार होते हैं। उनको अगर कमरे में, मतलब एक तो इकलौते लड़के और एक जो बहुत अमीर लड़के होते हैं, अमीर में भी सब नहीं, कुछ लोग मिडिल क्लास अमीर लोग जो होते हैं, एक कमरे में बच्चे को बंद कर देते हैं। अगर बच्चा बाई चांस घर से निकल गया और निकलने के बाद किसी बच्चे से खेल रहा है, अरे जो है रोज चलो घर में चलो, घर में बैठो, तुमको बाहर नहीं जाना है, गंदे बच्चों के साथ खेलते हो, ये है वो है। और इकलौता बच्चा जो है उसको तो इतना लाड प्यार आदमी दे देते हैं कि उसके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं हो पाता, उसके अंदर कोई शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का गुण ही नहीं आ पाता। तो जब बच्चा एक ही कमरे में बैठा रहता है जीवन भर, मतलब जो है बहुत ज़्यादा समय एक ही कमरे में निकाल देता है पढ़ते लिखते, तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं कि दमन वाला बच्चा, ठीक है, तो दमन का शिकार हो जाता। अगला है नार्सिसिज्म। आपको पता है नार्सिसिज्म को स्व प्रेम या आत्म प्रेम कहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लोग जब बच्चा छोटा हो तो कहता है कि मुझे सारी की सारी आइसक्रीम चाहिए, यानी स्वयं से प्रेम करता है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझता नहीं। अगला है उस्मायन।
क्रोधी व्यक्तित्व के लोगों में उष्मायन का गुण पाया जाता है। जैसे छोटी छोटी बातों पे तुरंत क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में उष्मायन का गुण पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा का पूरा जो फ्रायड है, फ्रायड चैप्टर आप जो है ख़त्म हो गया। धन्यवाद दोस्तों।